नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो घिबली भेड़ोत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज का युग तकनीकी क्रांति का युग है, सूचना क्रांति का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल इंटरेक्शन ने हमारी दिनचर्या, सोच और अभिव्यक्ति के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड सामने आता है और लोग बिना उसका मूल, मर्म या प्रभाव समझे उस अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक हालिया उदाहरण है घिबली ट्रेंड। यह ट्रेंड चैट जीपीटी द्वारा विकसित एक एआई फीचर से जुड़ा है, जिसमें व्यक्ति अपनी तस्वीर को एक जापानी एनिमेशन स्टाइल यानी कि घिबली लुक में बदल सकता है। इस फीचर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। लोग अपनी पर्सनल एनिमेटेड छवियों को बार बार पोस्ट कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और स्वयं को एक नए रचनात्मक अवतार में, या कार्टून कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कार्टून के रूप में देखकर आनंदित हो रहे हैं। पर क्या हमने कभी ठहरकर एक पल सोचा है कि यह सच में नवाचार है या केवल एक और भेड़चाल? भेड़चाल बनाम विवेक की अब लड़ाई है। हमारे पूर्वजों ने ट्रेंड जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसकी समझ उन्हें बहुत गहराई से थी। वैसे कहते थे भेड़ धसान देशज भाषा में, यानी कि भेड़ चाल एक ऐसा सामूहिक उन्माद जिसमें एक के पीछे एक लोग चलते चले जाते हैं, बिना कोई तर्क किए, बिना कोई सवाल जवाब के, बिना कोई विचार मीमांसा के, बिना यह जाने कि मंजिल क्या है, दिशा सही है या नहीं। आज यही भेड़ चाल तकनीकी के नाम पर ट्रेंड के तौर पर हम सब में घर कर चुकी है। घिबली ट्रेंड इसका ताज़ा उदाहरण है। घिबली कोई स्वदेशी नवाचार नहीं है, यह किसी आत्म परिष्कार का माध्यम भी नहीं है। यह केवल एक सजावटी आभास है जो हमें कुछ पलों के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है और फिर हमें उसी सतही दिखावे की दुनिया में धकेल देता है जिसमें हम पहले से ही जूझ रहे हैं। सतही दिखावे की दुनिया, या यूँ कहें वास्तविक दिखावे की दुनिया, जहाँ रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सामाजिक सरोकार है, जिन पर हम बात ही नहीं कर रहे। क्या आपने आसपास देखा है, गाँव में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहद लचर हैं। जिस प्रकार से एक रिपोर्ट अभी संसद में पेश हुई, हमारे आईआईएम, हमारे आईआईटीज़ में हजारों पद खाली हैं प्रोफेसर्स के। कितनी चिंता का विषय है, लेकिन जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिन पर हमें चिंता करनी चाहिए, हम व्यस्त हैं रील बनाने में, आड़े तिरछे मुंह बनाकर सेल्फी पोस्ट करने में। तो ये जो डिजिटल संस्कृति की नकल की प्रवृत्ति है, बेसिक मूलतः ये तुम्हारे लिए क्षणिक मनोरंजन हो सकता है, लेकिन जिन्होंने इसे बनाया है उनके लिए एक विशुद्ध व्यापार है। आपका समय, आपकी सोच, आपका पैसा, सब इसमें खर्चा जा रहा है। बदले में कुछ एक लोगों को थोड़ा बहुत इसका पारिश्रमिक मिल जाता होगा, लेकिन हजारों करोड़ों लोग इसको मूक दर्शक बनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देख रहे हैं। यह एक विडंबना ही है कि जिन त्योहारों का उद्देश्य आत्मशक्ति की आराधना था, जैसे नवरात्रि, गणेश उत्सव, दीपावली, ये भी अब केवल सोशल मीडिया इमेज पोस्ट और फिल्टर प्रतियोगिता में बदल गए। शक्ति की आराधना अब इमेज आराधना बन गई है। जब तक डांडिया के 2-4 फोटो आप पोस्ट न कर दो, जब तक इन सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, जो मनोरंजन के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेशन के 2-4 पोस्ट न कर दो, तब तक आत्मा को शांति ही नहीं मिलती। घिबली ट्रेंड ने इमेज कॉन्शियसनेस को एक और नए स्तर पर पहुंचा दिया है और यह हमारी निजता पर गंभीर संकट है। इस ट्रेंड का सबसे खतरनाक पहलू अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। निजता का हनन और डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा इस कारण बढ़ा है। कई टेक एक्सपर्ट और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर गंभीर चिंता जता चुके हैं कि इस ट्रेंड के माध्यम से लाखों लोगों की चेहरे की बायोमेट्रिक डिटेल्स, फेशियल मैपिंग डेटा और आर्टिफिशियल प्रोफाइलिंग एल्गोरिदम के पास जा रही। जब देश की बड़ी आबादी अभी तक डिजिटल साक्षरता के मूल स्तर तक भी नहीं पहुंची है, उसको उसकी प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है डिजिटल लिटरेसी की, और रोज़ाना उसी कारण हज़ारों लोग ओटीपी फ्रॉड, केवाईसी स्कैम, फर्जी लिंक,
QR कोड जैसे साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे समय में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और प्रतिष्ठित व्यक्ति जब बिना सोचे समझे घिबली ट्रेंड को प्रमोट करते हैं तो वह केवल एक मासूम मज़ा नहीं बल्कि एक खतरनाक संदेश है। टेक्नोलॉजी के नाम पर उपनिवेशवाद और दास्ता यह भी विचारणीय है कि जिन तकनीकों से हम खेल रहे हैं वे हमारे देश की नहीं है, ना ही हमारी ईजाद है, ना हमारी नीतियों के अधीन है। हम केवल डेटा बनते जा रहे हैं। किसी ऐप की टेरेस से उड़ती एक सजीव जानकारी जिसे बाजार, एजेंसियां और विदेशी शक्तियां अपने ज़रूरत के मुताबिक जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे वो तोते की कहानी याद आती है। यह स्थिति उस कहानी की तरह है जिसमें एक तोता शिकारी के जाल में फंसा हुआ होता है और बार बार रटता है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए, पर खुद तोता जाल में फंसकर ये कह रहा है। आज हम सब भी वही तोते बन चुके हैं। हम टेक्नोलॉजी की अच्छाइयों की रट लगाए बैठे हैं पर यह नहीं देख पा रहे हैं कि हम उसी के जाल में बंध चुके हैं। तो अब ज़रूरत है विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता की। इस पूरे प्रसंग का उद्देश्य न तो किसी तकनीक का विरोध करना है और न ही लोगों की रचनात्मकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। उद्देश्य केवल इतना है कि हम तकनीक का प्रयोग सजगता और विवेक के साथ करें। हर ट्रेंड को अपनाना जरूरी नहीं है। हर ऐप, हर फीचर, हर एल्गोरिदम हमारी चेतना का भाग नहीं बनना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी एक औजार है, साध्य नहीं। अगर हम तकनीक के साधक न बन पाए तो वह हमें अपने उपकरण की तरह इस्तेमाल करने लगेगी और हम केवल एक डिजिटल प्रोडक्ट बनकर रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना मददगार है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा निजता और डेटा सिक्योरिटी को लेकर खतरे का जनक भी है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर कई आवाज़ें भी उठ रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दी गई जानकारी और संभावित नुकसानों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर घिबली है क्या। इन दिनों घिबली शब्द और उससे जुड़ी इमेजेस ने तहलका मचा दिया है। आम लोगों से लेकर राजनेता और फिल्मी हस्तियों तक हर दूसरा इंसान अपनी फोटो को घिबली इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। लोगों के बीच घिबली शब्द को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर ये क्या है और क्यों इसे लेकर इतना शोर हो रहा है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि शब्द के पीछे क्या खास बात है या फिर इसका क्या इतिहास है और क्यों इसकी इमेजेस इतनी तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे कला का नया ट्रेंड मान रहे हैं तो कुछ इसे जापान के मशहूर एनिमेशन स्टूडियो से जोड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में घिबली शब्द का उपयोग कई अलग अलग संदर्भों में किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये स्टूडियो घिबली के कारण मशहूर हुआ है। स्टूडियो घिबली जापान का एक प्रतिष्ठित एनिमेशन स्टूडियो है जिसे जापान का डिज्नी भी कहा जाता है। इस स्टूडियो ने कई शानदार और यादगार एनिमेशन फिल्में बनाई हैं जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। हालांकि घिबली शब्द केवल एनिमेशन स्टूडियो तक ही सीमित नहीं है। ये शब्द असल में एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब गर्म और तेज हवाओं से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली ने इस शब्द का उपयोग अपने सैन्य विमानों के नामकरण के लिए भी किया था। बात करें स्टूडियो घिबली की तो इसकी स्थापना 1985 में हायाओ मियाजाकी और इसायाओ ताकाहाता ने की थी। ये स्टूडियो अपनी बेहतरीन और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। भारत में भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस ट्रेंड को अपनाया और खुद के घिबली स्टाइल इमेज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। कई AI टूल्स ने भी लोगों को अपने खुद के घिबली स्टाइल चित्र बनाने की सुविधा दी, जिससे ये और ज्यादा लोकप्रिय हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने एक नया फीचर जोड़ा है जिससे आप किसी भी फोटो को घिबली एनिमे स्टाइल में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको फोटो अपलोड करनी होती है और उसे घिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए कहना होता है। घिबली स्टूडियो खास आर्ट स्टाइल, पेस्टल कलर्स, म्यूटेड टोन और बारीक डिटेल्स के लिए मशहूर है। ये स्टाइल अपनी अनोखी कल्पना शक्ति और कहानी कहने के अंदाज के कारण एनिमे प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। चाहे जापान के स्टूडियो घिबली की फिल्में हो या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही घिबली स्टाइल इमेजेस, इसका प्रभाव दुनिया भर में देखा जा सकता है। भारत में भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। घिबली स्टूडियो की प्रसिद्ध फिल्में माय नेबर टोटोरो 1988, ये फिल्म घिबली स्टूडियो की पहचान बन गई। स्पिरिटेड अवे 2001, ये फिल्म ऑस्कर जीतने वाली पहली जापानी एनिमेशन फिल्म बनी। प्रिंसेस मोनोनोके 1997, पर्यावरण और मानवीय संघर्ष पर आधारित इस फिल्म को काफी सराहा गया। हाउस मूविंग कैटल 2004, ये फिल्म एक जादुई दुनिया में दर्शकों को ले जाती है और आज भी बेहद पसंद की जाती है। घिबली स्टूडियो की खासियत खूबसूरत एनिमेशन,
घिबली की फिल्मों में हर सीन इतनी खूबसूरती से बनाया जाता है कि वे जीवंत लगता है। भावनात्मक कहानियाँ, इन फिल्मों की कहानियाँ हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। सामाजिक संदेश, घिबली की कई फिल्मों में प्रकृति, शांति और मानवीय संबंधों का गहरा संदेश छिपा होता है। संगीत और आर्ट स्टाइल, जोई हिसाइशी का संगीत और स्टूडियो का यूनिक आर्ट वर्क इसे और खास बनाता है। आज की जनरेशन जो रिश्तों में प्राइवेसी ढूंढती है, लेकिन अपनी प्राइवेसी को सोशल मीडिया पर शेयर करने में जरा भी नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि ट्रेंड है, जिसका इस्तेमाल जितना उपयोगी है उतना घातक भी हो सकता है, और ये बात खुद इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने वाले भी मानते हैं। इसी तरह एआई से जुड़े डेटा उल्लंघन उत्तरदायित्व के सवालों को सबसे आगे लाते हैं। वो ये है कि जब एआई संचालित सिस्टम डेटा उल्लंघन का कारण बनता है तो कौन जिम्मेदार है? क्या ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एआई का उपयोग करने वाला संगठन है, या डेटा को संभालने वाला कोई तीसरा पक्ष है? एआई क्या है और यूके कानून इसे कैसे समझता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम जो डेटा से सीखकर और समय के साथ सुधार करके मानव बुद्धि की नकल करते हैं। इसमें सरल निर्णय लेने वाले एल्गोरिदम से लेकर जटिल सिस्टम तक सब कुछ शामिल है, जिसमें चिकित्सा स्थितियों का निदान कर सकते हैं या वाहन चला सकते हैं। सीधे सीधे देखा जाए तो डेटा पर ही एआई की निर्भरता है। जो आप डेटा दोगे वैसे ही वो एक्ट करेगा। जिसके बाद गोपनीयता कानून के संदर्भ में पर्सनल डेटा को कैसे एकत्र, संशोधित और सुरक्षित किया जाता है, ऐसे मुद्दे अब इसके बढ़ते उपयोग के साथ उठ रहे हैं। यूके कानून के तहत अभी तक एआई की कोई एकल कानूनी परिभाषा नहीं है और ये अदालतों और नियामकों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसके बजाय यूके की राष्ट्रीय एआई रणनीति 2021 और सेंटर फॉर डेटा एथिक्स एंड इनोवेशन जैसे विभिन्न सरकारी निकाय इस बारे में दिशा निर्देश देते हैं कि एआई को जिम्मेदारी से कैसे विकसित और तैनात किया जाना चाहिए। सूचना आयुक्त कार्यालय जो डेटा सुरक्षा प्रवर्तन की देखरेख करता है, इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया है कि एआई को डेटा सुरक्षा सिद्धांतों के अनुपालन में कैसे संचालित किया जाना चाहिए। लेकिन यूके कानून में एआई को व्यापक रूप से परिभाषित करने वाली जानकारी का अभाव है। डेटा सुरक्षा के संदर्भ में यूके के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 और यूके जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये नियंत्रित करते हैं कि एआई सिस्टम से व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभालना चाहिए। ये कानून एआई संचालित डेटा उल्लंघनों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और वैध प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए डेटा नियंत्रकों और प्रोसेसर पर सख्त दायित्व डालते हैं। ब्रिटेन का कानून डेटा उल्लंघन पर क्या कहता है? यूके जीडीपीआर और डीपीए 2018 के तहत डेटा उल्लंघन तब होता है जब सुरक्षा का उल्लंघन होता है जो गैर कानूनी या आकस्मिक विनाश, हानि, परिवर्तन, अनाधिकृत प्रकटीकरण या व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच की ओर ले जाता है। डेटा उल्लंघन कई रूपों में हो सकता है: साइबर हमलों, अंदरूनी खतरों या अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के माध्यम से। यूके जीडीपीआर के अनुसार डेटा नियंत्रक वे जो डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और साधन निर्धारित करते हैं और डेटा प्रोसेसर जो नियंत्रक की ओर से डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, दोनों पर्सनल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। उल्लंघन की स्थिति में संगठनों को घटना के बारे में पता चलने के 72 घंटे के अंदर आईसीयू को रिपोर्ट करना चाहिए या भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है, जो 17.5 मिलियन या वार्षिक वैश्विक कारोबार का 4% तक पहुंच सकता है, जो भी अधिक हो। डेटा उल्लंघनों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनी उपकरणों में शामिल है डेटा संरक्षण अधिनियम 2018 के यूके जीडीपीआर के अनुरूप है और व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। यूके जीडीपीआर ये डेटा सुरक्षा से संबंधित सिद्धांतों और दायित्वों को निर्धारित करता है, जिसमें संगठनों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाए रखने की आवश्यकताएं भी शामिल है। यूके में एआई और डेटा उल्लंघनों के लिए नियामक ढांचा। यूके में एआई और डेटा सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा विकसित हो रहा है, खासकर तब जब देश अत्याधुनिक तकनीक और मौजूदा कानूनी मानकों के बीच तालमेल बिठा रहा है। एआई संचालित डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में डेटा सुरक्षा कानून के अनुपालन की देखरेख के लिए कई प्रमुख निकाय जिम्मेदार हैं। सूचना आयुक्त कार्यालय आईसीओ डीपीए 2018 और यूके जीडीपीआर को लागू करता है। यह इस बारे में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि एआई सिस्टम को व्यक्तिगत डेटा को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से कैसे संसाधित करना चाहिए।
आईसीयू ने एक एआई ऑडिटिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो संगठनों को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनका एआई का उपयोग डेटा सुरक्षा सिद्धांतों के अनुरूप है। डेटा एथिक्स और इनोवेशन सेंटर CDEI एक सलाहकार की भूमिका निभाता है जो एआई से संबंधित नैतिक और डेटा संचालित मुद्दों पर सरकार को नीतिगत मार्गदर्शन करता है। हालांकि इसके पास कोई प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्ति नहीं है, लेकिन इसके शोध और सिफारिशें एआई और डेटा गोपनीयता के लिए नियामक परिदृश्य को आकार देती है। प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण यह निकाय एआई प्रौद्योगिकों के बाजार प्रभाव की निगरानी करता है। विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में ये सुनिश्चित करता है कि एआई सिस्टम अनुचित डेटा प्रथाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि यूके सरकार ने अभी तक एआई विशिष्ट व्यापक कानून पेश नहीं किया है, लेकिन एआई से संबंधित जोखिमों को संबोधित करने वाले एक मजबूत नियामक ढांचे के निर्माण के प्रस्ताव आए हैं। इन प्रस्तावों में उच्च जोखिम वाली एआई प्रणालियों के लिए अनिवार्य ऑडिट की आवश्यकता और स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एआई की तैनाती पर सख्त नियंत्रण लगाना शामिल है। एआई से जुड़े डेटा उल्लंघनों के लिए कौन जिम्मेदार? एआई से संबंधित डेटा उल्लंघनों में उत्तरदायित्व निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एआई सिस्टम को विकसित करने, तैनात करने और संचालित करने में अक्सर कई पक्ष शामिल होते हैं। जिन प्रमुख हितधारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है उनमें शामिल है एआई डेवलपर्स। यदि एआई सिस्टम के डिजाइन या सुरक्षा में खामियों के कारण डेटा का उल्लंघन होता है तो डेवलपर उत्तरदायी हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब एआई सिस्टम में उचित सुरक्षा सुविधाएं न हो या उनमें बग हो जो डेटा को जोखिम में डालते हैं। डेटा नियंत्रक व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के उद्देश्य और साधन निर्धारित करने वाले संगठन यूके GDPR के तहत सबसे अधिक जिम्मेदारी रखते हैं। यदि एआई के उपयोग के कारण डेटा उल्लंघन होता है तो डेटा नियंत्रक के रूप में एआई सिस्टम का उपयोग करने वाले संगठन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, खासकर यदि वे ये सुनिश्चित करने में विफल रहे कि एआई का उचित रूप से ऑडिट और सुरक्षा की गई थी। डेटा प्रोसेसर नियंत्रकों की ओर से डेटा संभालते हैं और उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। यदि कोई एआई सिस्टम डेटा को असुरक्षित तरीके से या GDPR का उल्लंघन करते हुए प्रोसेस करता है तो प्रोसेसर डेटा सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करने में विफल होने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तीसरा पक्ष विक्रेता। कई एआई सिस्टम तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा विकसित या होस्ट किए जाते हैं। यदि किसी तीसरे पक्ष की एआई सेवा में किसी भेद्यता के कारण उल्लंघन होता है तो विक्रेता उत्तरदायित्व साझा कर सकता है। यह अक्सर विक्रेता और डेटा नियंत्रक के बीच अनुबंध संबंधित समझौतों पर निर्भर करता है, जिससे संगठनों के लिए अपने अनुबंधों में मजबूत क्षतिपूर्ति खंड और सुरक्षा दायित्वों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवहार में दायित्व को कई पक्षों के बीच साझा किया जा सकता है और उत्तरदायित्व का आवंटन संविदात्मक व्यवस्थाओं की विशिष्टताओं और उल्लंघन के कारणों पर निर्भर करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक्चुअल बनाया गया है जिससे कि हमको स्वास्थ्य में, हमको सेना में, हमको एक्चुअली मशीन लर्निंग के लिए, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा इंटेलिजेंस प्रोसेस रोबोटिक सिस्टम जो कंप्यूटर के विजन्स के लिए है, जिससे हमें देखा जाए, जैसे रोबोटिक्स से हम बात करें कि एक ऑपरेशन जो है वो कैसे हो रहा है, या एक जो चीज़ें हैं जब हम आर्मी के जैसे हमारे ड्रोन्स जो हैं वो कैसे अपना निर्णय लेके कैसे वो दुश्मन के एरिया में घुस सकते हैं, तो एआई का निर्यात इस चीज़ के लिए किया जाता है। बात करें यूएसए के जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव एक्ट 2020, इसके तहत उसमें लिया गया है कि कैसे राष्ट्रीय रणनीतियों और इन सब चीज़ों में कैसे फेडरल ट्रेड कमीशन FTC जैसे निगरानी पर ये सब निगरानी कैसे रखते हैं। सेम हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने एक्चुअली ये प्लान 2017 में किया हुआ था, जिसमें एआई के विकास के साथ साथ चाइना ने कृत्रिम स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों के साथ अपनी आर्मी के लिए भी इस चीज़ को किया, और सबसे मेन चीज़ उसने अपना डेटा सुरक्षित रखने के लिए और गोपनीयता के लिए किया हुआ है। जैसे जैसे एआई अधिक परिष्कृत और व्यापक होता जा रहा है, वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित खतरों के प्रति चेतावनी देने वाली आवाजें भी तेज होती जा रही है। एआई को कौन और किस उद्देश्य से विकसित कर रहा है, इस बारे में सवाल और इसके संभावित नुकसानों को समझना और भी जरूरी बना देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों पर करीब से नजर डालते हैं तो इसके जोखिमों के प्रबंधन की जरूरत भी महसूस होती है। तकनीकी समुदाय लंबे समय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न खतरों पर बहस करता रहा है,
नौकरियों का स्वचालन, फर्जी खबरों का प्रसार और एआई संचालित हथियारों की खतरनाक हथियारों की दौड़ को एआई द्वारा उत्पन्न कुछ सबसे बड़े खतरों के रूप में उल्लेख किया गया है। एआई पहले से ही नौकरियों में बाधा डाल रहा है, सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और नैतिक प्रश्न उठा रहा है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि तकनीक का विकास कैसे जारी रहेगा और सरकारें एआई उत्पादन और उपयोग पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय कर सकती है। एआई के खतरनाक होने की संभावना है, लेकिन कानूनी नियमों को लागू करके और मानव केंद्रित सोच के साथ एआई विकास का मार्गदर्शन करके इन खतरों को कम किया जा सकता है। गिबली करके एक नया ऐप आया है जो लोगों की फ़ोटो कन्वर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक स्कैम हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई से जब आपके फ़ोटो कन्वर्ट कर रहा है और आपका वो पूरा डेटा ले रहा है, तो डेटा जो है वही मेन चीज़ है इंसान की। तो लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ऐप या कोई भी जगह जब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, चाहे वो एआई के लिए कर रहे हैं या किसी भी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने डेटा को कोई भी चीज़ के लिए परमिशंस ना दें, अलाउ ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है ये लीक होगा। और डेटा ही मेन चीज़ होती है, एक व्यक्तिगत, जैसे हम कहते हैं ना मशीन लर्निंग, मशीन वाली लैंग्वेज की हम बात करें तो डेटा ही आपकी चीज़, आपकी फ़ोटो, आपके वीडियो, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपके मोबाइल में फीड होता है। तो आप बच के रहिए, ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें। यही मैं कहूँगा कि इसके दुष्प्रभाव और इस चीज़ के बारे में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न जोखिम और खतरों की बात करें, एआई कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। ओपन एआई और गूगल डिपमाइंड के पूर्व कर्मचारियों ने दोनों कंपनियों पर अपने एआई उपकरणों के संभावित खतरों को छिपाने का आरोप लगाया है। ये गोपनीयता आम जनता को संभावित खतरों से अनजान रखती है और कानून निर्माताओं के लिए एआई को जिम्मेदारी से विकसित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना मुश्किल बनाती है। एआई संचालित जॉब ऑटोमेशन एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस तकनीक को मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जैसे उद्योगों में अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कम किए जा रहे घंटों के 30% तक के कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारी इस बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होंगे। वही एआई ऑटोमेशन के कारण 300 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियां समाप्त होने का भी खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक हेरफेर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक खतरा है। ये डर एक वास्तविकता बन गया है, क्योंकि राजनेता अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं। वहीं ये तकनीक किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा रिश्तों और राजनीतिक विचारों की निगरानी करने के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र करने में सक्षम हो सकती है। वहीं एआई शोधकर्ता मुख्य रूप से पुरुष है, जो एक निश्चित नस्लीय जनसंख्यिकी से आते हैं, जो उच्च सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में पले बढ़े हैं। मुख्य रूप से दिव्यांग लोग नहीं हैं। एक काफी समरूप आबादी है, इसीलिए दुनिया के मुद्दों के बारे में व्यापक रूप से सोचना एक चुनौती है कि एआई दैनिक कार्यों को स्वचालित करने के लिए बहुत मददगार हो सकता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या ये समग्र मानव बुद्धिमत्ता, क्षमताओं और समुदाय की आवश्यकता को रोक सकता है। वहीं जैसे जैसे एआई तकनीक अधिक सुलभ होती गई है, आपराधिक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन शिकारी अब बच्चों की तस्वीरें बना सकते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए बाल शोषण के वास्तविक मामलों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ बच्चों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। एआई बच्चों के चेहरों का उपयोग उनकी ऑनलाइन गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा की रक्षा के लिए नई चुनौतियाँ पेश करता है। एआई से एक दिक्कत है कि बायोमेट्रिक डिटेल्स, फेशियल मैपिंग डेटा और आपका प्रोफाइल एल्गोरिथम्स जैसे व्यक्तिगत डेटा ये असुरक्षित है। कुछ हद तक ये इसका एआई जिम्मेदार है, खासकर अगर इन डेटा के सुरक्षित प्रबंधन पे, संग्रह और प्रसारण, मतलब इस चीज़ का जो कैलकुलेशंस है, जो चीज़ें हैं, इसका अगर हम प्रसारण ना करें। और ये एआई के उपयोग से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं, ये बड़ी देर ये एक्चुअली इनके लिए हमको स्ट्रॉन्ग डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा स्टोरेज, ये दो चीज़ बहुत महत्व है इसके लिए, जिसमें कि हमको इसकी जो कानूनी गाइडलाइंस है, जो डेटा है और ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एआई से डेटा लीक होने की संभावना है। और मेन जो चीज़ है वो है इसके एल्गोरिथम के अंदर जो बायस है, जो कि प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके अंदर जो फीड हुआ है तो क्या वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो रोबोटिक्स में उस चीज़ों को लेने तक अभी मार्केट में आते हुए चीज़ों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी कुछ समय और लगेगा इन चीज़ों को आने में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक विज्ञान और समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या है जो शायद जल्द ही सामने आने वाली है। दर्जनों देशों के लिए एआई विनियमन एक मुख्य फोकस रहा है और अब अमेरिका और यूरोपीय संघ एआई के बढ़ते परिष्कार को प्रबंधित करने के लिए, जिसमें संघीय एजेंसियों को एआई सुरक्षा के लिए नए नियम और दिशा निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि जब बात पूरे समाज की आती है तो मानविकी के विवेक दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए तकनीक पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। एआई के रचनाकारों को विभिन्न जातीय समूहों, लिंगों, संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक समूहों के लोगों की अंतर्दृष्टि, अनुभव और चिंताओं के साथ साथ अर्थशास्त्र, कानून, चिकित्सा, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, संचार, मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन जैसे अन्य क्षेत्रों के लोगों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहीं उच्च तकनीक नवाचार को मानव केंद्रित सोच के साथ संतुलित करना जिम्मेदार एआई तकनीक का उत्पादन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श तरीका है। तो अब जरूरत है विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता की। इस पूरे प्रसंग का उद्देश्य न तो किसी तकनीक का विरोध करना है और न ही लोगों की रचनात्मकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। उद्देश्य केवल इतना है कि हम तकनीक का प्रयोग सजगता और विवेक के साथ करें। हर ट्रेंड को अपनाना जरूरी नहीं है। हर ऐप, हर फीचर, हर एल्गोरिदम हमारी चेतना का भाग नहीं बनना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी एक औजार है, साध्य नहीं। अगर हम तकनीक के साधक न बन पाए तो वह हमें अपने उपकरण की तरह इस्तेमाल करने लगेगी और हम केवल एक डिजिटल प्रोडक्ट बनकर रह जाएंगे। अंत में यही उम्मीद है कि जो ये घिबलाई हुई आत्मा है, इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, इनको विवेक दे। नमस्कार।